हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मास्टरमाइंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज बेहद स्पेशल क्लास है कूलॉम्स लॉ का, और आप सभी लोग जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितना अपना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कूलॉम्स लॉ की आपको जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, कंसेप्ट बेहतर नहीं है, तो फिर चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हों आप, डाइपोल पढ़ रहे हों, या कैपेसिटेंस पढ़ रहे हों, पोटेंशियल एनर्जी, हर जगह आपको प्रॉब्लम होगा। ये बेसिक लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पर लेक्चर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात और है कि कूलॉम्स लॉ पर मेरा जो लेक्चर होगा, सिर्फ एक लेक्चर से कूलॉम्स लॉ खत्म नहीं होगा। कूलॉम्स लॉ तो खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, लेकिन इस पर जो डिस्कशन है इसमें समय लगेगा। मेरे हर लेक्चर को जो YouTube पर अवेलेबल होगा, आप बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, है ना, वॉच कीजिएगा। यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं, यदि आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप जी मेंस एडवांस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक बात और, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, आपने बड़े बड़े एड्स देखते हैं, देखिएगा कि एक बहुत बड़े बैनर पर बहुत, है ना, कंपनी का ऐड, एक तरफ चेहरा आधा ढका हुआ कपड़े से, लड़कियों के बारे में ऐड है कि लड़कियां मुंह छुपा करके गर्मी में निकलती हैं ताकि चेहरा काला ना पड़ जाए। तो उसमें क्रीम का ऐड है वो, कि उस क्रीम को लगा लेने के बाद चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सवाल है कि ये एडवर्टीजमेंट है, हो सकता है कि अट्रैक्ट होकर के आप उस क्रीम को ले लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कंपनियों का बेचने का एक फंडा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसका ऐड आता है कि क्रीम लगा लो, फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड ग्लो। फेयर एंड ग्लो जो लगाएगा उसका चेहरा ग्लो करेगा, अगर ब्लैक चेहरा है, फेस है, तो वो वाइट हो जाएगा अंग्रेजों की तरह। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जितने हब्सी हैं, ठीक है, जितने काले लोग हैं, काली लड़कियां हैं, वो ब्यूटीफुल हो जाती हैं, अंग्रेजों की तरह गोरी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही YouTube पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्रीम की तरह अपने सब्जेक्ट को, जो फिजिक्स पढ़ाते हों, केमिस्ट्री पढ़ाते हों, वो बेचते हैं। 1 घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट। जब उसको खोलते हो तो क्या देखते हो कि आधा घंटा तो लेक्चर में बीत जाता है समझाने में। बउआ मेरा ये है, वो है, दिस दैट, कैसे हो, हाय हेलो, ठीक हो ना। तो इस तरह के वीडियोज भी अवेलेबल हैं। मेरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। साइंस पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में डेप्थ है, इस पर लेक्चर्स ज़्यादा होंगे ही। सही तरीके से अगर पढ़ना है तो इसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी ऐसा क्रीम बेचने का प्रयास नहीं करूँगा जो काले को अंग्रेज बना दे। ये संभव नहीं है।
यार ईश्वर ने जब काला पैदा करके भेजा है तो हम कौन होते हैं बनाने वाले? ऐसा होता ही नहीं है। शॉर्टकट में मत जाइए, पूरा डिटेल्स स्टडी कीजिए, वो धंधा मेरा नहीं है। आइए चलते हैं, हम लोग स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ का और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, किस तरह से कूलॉम्स लॉ के प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल करेंगे, डील करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, नीट का हो या जी मेंस एडवांस का हो। ठीक है ना। कूलॉम ने, पहले तो हम लोग हेडिंग दे दें, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का ये जो लॉ है एक्सपेरिमेंटल लॉ है। उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस मिल गए, उसके दो टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस प्लस में रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो कूलॉम बोला कि अगर ऐसा होता है, और अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, फ्रैंकलिन ने भी बताया, तो बोला कि तब तो फोर्स लगना चाहिए ना। ये अट्रैक्शन रिपल्सन क्या है? फोर्स है। तो जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए कूलॉम्स ने अपना लॉ दिया। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो उसने कहा कि हम लोग दो चार्ज, पॉइंट चार्ज लेंगे। हमारे एक एक वर्ड पर आप ध्यान देंगे। कूलॉम ने कहा 2 पॉइंट चार्जेस एयर में या वैक्यूम में अगर रखे जाएं, कौन कौन से चार्ज? मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ पर Q2 है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये प्लस है कि माइनस है, वो सबके लिए अपना लॉ दिया कूलॉम। तो कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का, के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करता। आप Q1 Q2 को डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस मैंने यूज नहीं किया है, इसी को आप मैग्नीट्यूड मान लेंगे। जैसे अगर -4 माइक्रो कूलॉम चार्ज रहेगा ना, तो आपको 4 माइक्रो कूलॉम ही लिखना होगा। अगर -3 माइक्रो कूलॉम चार्ज है, +3 माइक्रो कूलॉम चार्ज है, तो आपको 3 माइक्रो कूलॉम ही लिखना होगा। पहली बात, माइनस और प्लस साइन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो कूलॉम ने कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 माना गया, इसको इक्वेशन 2 माना गया। और दोनों इक्वेशन को अगर हम ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। ठीक है। F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 बाई R²। ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट है K, ये प्रोपोर्शन के हटने, ये साइन जो है प्रोपोर्शन का साइन है, इसके हटने के बाद आएगा, ये आप जानते हैं। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है। इसके का वैल्यू कितना होता है? तो K का वैल्यू K इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में होगा। एसआई सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि चार्ज हमारा कूलॉम्ब में होना चाहिए और डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए और फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, वो एसआई सिस्टम हुआ। इसी K का वैल्यू यानी 1/4πε0 का वैल्यू
1 न्यूटन के जगह डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कुल का स्क्वायर। ये सीजीएस सिस्टम में हो गया, यानी सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाता है के का, और एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ हो जाता है। तो अगर फोर्स लिखिएगा एसआई में तो डायरेक्ट लिखेंगे आप 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन, और फोर्स लिखेंगे सीजीएस में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइन, क्योंकि सीजीएस में के का वैल्यू 1 हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए के क्या है ना। अब कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे आप देंगे? कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है when 2 point charges placed in air or vacuum either attract or repel each other, the coulombic force or electrostatic force in between them, इनके बीच में जो कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स यानी द फोर्स between 2 point charges placed in air or vacuum is directly proportional to product of given charges is directly proportional to product of magnitude of given charges, माइनस प्लस का यूज नहीं करेंगे, is directly proportional to product of magnitude of given charges and inversely proportional to square of distance between them. From equation first and second, F directly proportional to Q1 Q2 by R square and F is equal to K Q1 Q2 by R square. K का वैल्यू आपको मैंने समझा दिया है कि K का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये कूलॉम्स लॉ है। अब यहाँ K का अगर हमको डायमेंशन निकालना हो तो यूनिट देखना होगा। यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन यानी फोर्स, ML_T-2 मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम स्क्वायर यानी A स्क्वायर T स्क्वायर। कूलॉम का AT होता है A फॉर करेंट, T फॉर टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, यानी डायमेंशन 80 होता है। स्क्वायर है A स्क्वायर T स्क्वायर ले लिया गया है। ये हो गया आपका ML_T-4 ML³ T-4 A-2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया कांस्टेंट का K का, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक नया टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक नया टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम उस एप्सिलॉन नॉट पर भी बात करेंगे, है ना। एप्सिलॉन नॉट पर भी हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने देखा K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। लेकिन मीडियम केवल एयर ही थोड़ा ना होता है। 2 पॉइंट चार्जेस को अगर आप वाटर में रखेंगे वहां भी फोर्स लगेगा, ग्लास के अंदर रखेंगे वहां भी फोर्स लगेगा, माइका में रखेंगे वहां भी फोर्स लगेगा, ऑयल में रखेंगे वहाँ भी फोर्स लगेगा। अलग अलग मीडियम फोर्स चेंज हो जाएगा। इसी को मेज़र करने के लिए, ठीक है ना, हर मीडियम का अपना एक स्केल होता है। उसी स्केल को हर मीडियम का अपना प्रॉपर्टी होता है।
उसी प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो पहले हम लोग परमिटिविटी समझते हैं, उसके बाद परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, ऐसे लिखिए और इसमें ऐसे लाइन बीच में खींच दो, ये एप्सिलॉन हो गया। कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिख देता है, तो ये सही नहीं है ना, ये होता है एप्सिलॉन। द परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम is the measure of the fact how strongly medium is influenced by external electric field। कह रहा है कि permittivity of given medium is the measure of the fact, ये माप है। क्या है कि कितना मजबूती से किसी एक्सटर्नल फील्ड में मीडियम जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है। यानी एक्सटर्नल फील्ड किसी मीडियम को कितना स्ट्रांगली उसको इन्फ्लुएंस्ड करता है, प्रभावित करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको? मीडियम को, है ना। उसके स्केल को माप, है ना, उसके मेजर को हम लोग क्या कहेंगे? परमिटिविटी कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने एयर में रखा, फोर्स मिलेगा। उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेज को, सेम चार्जेज को वाटर में रखा, वहाँ भी फोर्स होगा, लेकिन वाटर में फोर्स कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेज को हम ऑयल में रखेंगे, वहाँ कुछ और फोर्स मिलेगा। वैसे ही उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेज को 1 मीटर के डिस्टेंस पर हम किसी अदर मीडियम में रखेंगे, वहाँ भी फोर्स बदल जाएगा, लेकिन फोर्स लगेगा। तो आखिर अलग अलग मीडियम में जो ये चेंज हो रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्यों चेंज हो रहा है? तो उस मीडियम का अपना प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के चलते, है ना, उस मीडियम के प्रॉपर्टी के चलते, जिसको कि हम परमिटिविटी कहते हैं, फोर्स हमारा चेंज होगा। आइए, आप देख रहे हैं इसमें इसका डिफिनीशन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है ना, कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके मेजर को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। कहता है कि इफ़ एन एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, बाहर से जो फील्ड अप्लाई किया जाएगा, हैज़ ए स्ट्रोंगर पोलराइजिंग इफेक्ट, अगर उसके पास पोलराइज करने की क्षमता ज़्यादा है तो, ठीक है ना, कह रहा है इट हैज़ हाई परमिटिविटी, तो मीडियम का परमिटिविटी हाई माना जाएगा। यानी परमिटिविटी जो टर्म है उसको जोड़ दिया है किससे? पोलराइजिंग इफेक्ट से जोड़ दिया है। अब पोलराइजिंग इफेक्ट क्या होता है इसको आप समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम पर भी हम बात करेंगे। इस मीडियम से होकर के फील्ड जा रहा है, ठीक है। फील्ड का काम क्या है? एक चीज़ तो आप लोगों को पता है कि कोई भी मीडियम 3 तरह का हो सकता है। नहीं, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं वो मीडियम हमारा इंसुलेटर है ना, याद रखिएगा इंसुलेटर है। अभी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी याद रखिए कि इंसुलेटर है। तो कोई भी सब्सटेंस हो, उसके पास, कंडक्टर के पास फ्री चार्जेज होते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं। फील्ड अप्लाई करोगे, नेगेटिव चार्जेस फील्ड के अपोजिट भागना शुरू करेंगे,
और पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम किया जाता है कि फील्ड के अलोंग में भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, वहाँ तो कोई बंधन नहीं है, फ्री चार्जेस हैं। लेकिन इंसुलेटर में सारे चार्जेस एक दूसरे से इतना क्लोजली वो पैक्ड होते हैं, वो फ्री नहीं हो पाते। ये भी आपको पता है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री होना चाहे तो नहीं हो पाता है। तो आखिर इंसुलेटर में होता क्या है? तो याद रखिए, यहाँ हमने लिखा इंसुलेटर और इसके नीचे मैंने लिखा डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और ये इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटर। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जितने भी हैं सब इंसुलेटर ही हैं, लेकिन सारे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस को समझिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो ये करता क्या है कि चूंकि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में हैं, तो ये करता क्या है फील्ड कि पॉजिटिव को खींच करके अपने डायरेक्शन में ला देता है इसके सरफेस पर, और निगेटिव को रिपेल करता है फील्ड हमेशा, उसको पीछे कर देता है कि पीछे भागो, यानी पॉजिटिव को अपने साथ लेकर के चल देता है और नेगेटिव को पीछे कर देता है। नेगेटिव हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। एक सरफेस पर पॉजिटिव आना, एक सरफेस पर नेगेटिव आना, ये पोलराइजेशन है। तो जो डेफिनेशन है वो कहता है कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मीडियम को रखने पर कितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है चार्ज का। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, हाई परमिटिविटी। तो सारे मीडियम का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है एक जैसा तो हो नहीं सकता। किसी में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, किसी में पोलराइजेशन कम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जहाँ क्लोजली पैक्ड होंगे वहाँ मुश्किल है थोड़ा, जहाँ थोड़े लूज होंगे वहाँ पोलराइजेशन आसानी से होगा। वैसे भी और भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के टाइप्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पोलराइजेशन जल्दी हो जाता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। चलिए वो बाद की बात है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग लास्ट में कैपेसिटर शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा अगर इस मीडियम में चार्ज हम रखेंगे तो उस चार्ज के बीच का फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये परमिटिविटी फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिक्रीजेस ड्यू टू द पोलराइजिंग ऑफ मीडियम। मीडियम जैसे जैसे पोलराइजिंग होगा, अगर पोलराइजेशन बढ़ते जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा? कम होते जाएगा। ये आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अब इस परमिटिविटी के बाद हम लोगों को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को देखना है या एयर को देखना है। ठीक है ना? परमिटिविटी ऑफ एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ठीक है, आपको पता है K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है।
तो यहाँ से परमिटिविटी कितना आया, इसको नीचे ला दो, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 1/36 पाई इंटू 10⁹। यूनिट नीचे आने से रिवर्स हो जाए, ऐसे लिखेंगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम बात करेंगे सीजीएस में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये होता है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कुल का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, बाकी सब नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई उल्टा करो स्टैट कूल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डाइन पर, है ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आ जाए, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, तो 7/88 ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सीजीएस में। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, है ना। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट को। इसका डायमेंशन, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको मिलेगा, देखो इसमें कूलम्ब स्क्वायर ऊपर है, a स्क्वायर t स्क्वायर, नीचे न्यूटन है, mLt-2 इंटू L स्क्वायर, ये हो जाएगा m-1 L-3 T4 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डील करेंगे परमिटिविटी के बाद रिलेटिव परमिटिविटी को। ये सब ऐसे टर्म हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी इसको हम एप्सिलॉन आर कहेंगे। इसी का एक दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम के कहेंगे, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी को। बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको समझिए। ध्यान दो, एयर में दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे गए हैं, डिस्टेंस r है, तो इसके बीच यहाँ एयर हो गया या वैक्यूम हो गया। फोर्स कितना लगेगा, F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इन्हीं चार्जेस को एक मीडियम में रखा गया जो एयर से अलग टाइप का मीडियम है, जैसे वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, माइका हो सकता है, उसके बीच भी सेम डिस्टेंस पर रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, मीडियम के लिए एप्सिलॉन लेते हैं r स्क्वायर, है ना। एयर के लिए केवल एप्सिलॉन नॉट, बाकी सभी मीडियम के लिए हम लोग एप्सिलॉन लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, F0/Fm ले लें तो क्या होगा, तो F0 में एप्सिलॉन नॉट है, देखो इन्वर्स है, उल्टा है, और Fm में एप्सिलॉन है, तो ये Fm का एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है,
इस रेशियो को हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, या इसी को हम लोग के कहते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे सिचुएशन में एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के हुआ, मल्टीप्लाई करो, या एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हुआ, है ना। तो जहाँ भी एप्सिलॉन सिर्फ लिखा रहेगा उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट के से या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे दो तरह से। पहला, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। दूसरा डिफिनीशन, it is defined as the ratio of force experienced by 2 point charges placed in air to the force experienced by 2 point charges placed in a medium separated at same distance। यानी 2 पॉइंट चार्ज को सेम डिस्टेंस पर एयर में रखेंगे, उन्हीं चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखेंगे, तो एयर वाले फोर्स और मीडियम में जो फोर्स लगेगा उसके रेशियो को हम लोग एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। ये एक्चुअली बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना मीडियम में कम है, या मीडियम के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना टाइम्स ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि एयर में फोर्स आपको 4 न्यूटन का लग रहा है और मीडियम में फोर्स आपका 16 न्यूटन का लग रहा है, तो के का वैल्यू कितना आ गया? 4/16 मीडियम में कभी 16 हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होता है एयर में। मीडियम में 4 लग रहा है, तो ये हो गया 16/4, यानी 4 आ गया। तो के का वैल्यू का 4 आना ये बता रहा है कि उस मीडियम में दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखेंगे तो जितना फोर्स लगेगा उसका के टाइम्स या 4 गुना एयर में रखने पर लगेगा। लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए ताकि हम मेजर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फोर्स जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ही किसी में है, और उसके बाद किसी भी मीडियम में फोर्स एयर के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या मिलेगा? कम ही मिलेगा। तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी भी हो जाएगा। पहली बात की एयर में अगर फोर्स लग रहा है तो दो चार्ज के बीच में, तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दूसरा, मीडियम का फोर्स एयर के फोर्स का 1/k होगा। तीसरा, फोर्स जो होगा वो r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चौथा, के का वैल्यू 1.001 होता है, किसके लिए मालूम है? वैक्यूम के लिए। के का वैल्यू 1.000 होता है, 1.001 होता है किसके लिए? एयर के लिए। ये बहुत कम का डिफरेंस है ना, तो इस दोनों के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। के का वैल्यू 80 to 81 होता है, किसके लिए? वाटर के लिए। के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, किसके लिए? मेटल के लिए। इतना होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन, अगर 2 पॉइंट चार्जेस को Q1 और Q2 K = 9 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में अगर हम रखें r डिस्टेंस पर,
Q1 दिया हुआ हो 2 माइक्रो कूलम, Q2 दिया हुआ हो 4 माइक्रो कूलम और R दिया हुआ हो 1 मीटर, तो फोर्स क्या होगा? तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है। 9 × 10⁹ 2 × 4 माइक्रो कूलम को हमेशा आप कन्वर्ट करेंगे कूलम में, तो 10⁻⁻6 और इसका भी 10⁻⁻6, 10⁻⁻12 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 मीटर है। ये आ गया 72 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये आप समझ गए? नहीं, डाइइलेक्ट्रिक है, सॉरी, डाइइलेक्ट्रिक है। तो डाइइलेक्ट्रिक में kr² होता है, तो 9 × हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया 8 × 10⁻³ न्यूटन। डाइइलेक्ट्रिक में फोर्स जब हम निकालते हैं किसी मीडियम का, तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2/kr², है ना? तो k से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो 8 × 10⁻³ न्यूटन हो गया। अगर अगले क्वेश्चन में अगर मान लो एयर का फोर्स और मीडियम का फोर्स इक्वल हो, तो पहली बात यह है कि अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अगर हम R को कांस्टेंट मान लें, यानी चेंज ना कराएं, सेम रहे, तो मीडियम का फोर्स डिवाइडेड बाय एयर का फोर्स इज इक्वल टू आता है 1/k, तो मीडियम का फोर्स हो जाता है F0/k। डिस्टेंस को सेम नहीं कराएंगे तब इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पर मैं लिख दिया था। Fm का फॉर्मूला लिखिए, F0 का फॉर्मूला लिखिए, सब कट जाएगा, कटने के बाद 1/k आएगा। हम अगले क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एयर में रखे गए 2 पॉइंट चार्ज और मीडियम में रखे गए 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बराबर हो, तो आपने देखा कि R अगर कांस्टेंट है तो फोर्स बराबर नहीं है, Fm = F0/k आएगा। लेकिन अगर फोर्स बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि R आपका सेम नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में F0 का वैल्यू लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/R0² और यहाँ लेंगे मीडियम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/ आपका kRm²। तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या मिला? R0² जो है kRm² के इक्वल मिला, यानी R0 = Rm√k मिलेगा। ये रिलेशन अगर होता है मीडियम में जो चार्ज के बीच के डिस्टेंस और एयर में चार्ज के बीच के डिस्टेंस के बीच अगर ये रिलेशन मिलता है तो समझ लेना कि फोर्स इक्वल ही होगा। ठीक है, इस पर एनसीईआरटी के शुरू के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा एक क्वेश्चन यहां देखिए, क्वेश्चन को ही थ्योरी के फॉर्म में हमने बता दिया। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस अगर T है, दो चार्जेज यहां रखे गए हैं, एक Q1 दूसरा Q2, ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ d दिया हुआ है। तो यहाँ पर फाइंड द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इनके बीच का फोर्स निकालना है।
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 9 है, ऐसा मीडियम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है। अब हमारे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है कि अब तक जो कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने देखा है पॉइंट चार्ज के लिए, हालांकि यहाँ भी तो पॉइंट चार्ज ही हैं। दूसरी समस्या ये है कि दो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा मीडियम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 k r स्क्वायर और एयर के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। मीडियम में k आ जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें तो मीडियम भी है और एयर भी है। दो मीडियम यहां आ गए, एयर अलग, एयर भी है और ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? तो पहली बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देखिए कि एयर में कितना डिस्टेंस है और डाइलेक्ट्रिक कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग आर इफेक्टिव निकालते हैं, है ना। एयर में कितना डिस्टेंस होगा? d माइनस टी होगा। टोटल डिस्टेंस d है और t आपका डाइलेक्ट्रिक का है, तो डाइलेक्ट्रिक वाला जगह अगर इसमें से माइनस कर देंगे, लेंथ माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो एयर का बचेगा। तो ये तो एयर का है, प्लस अब जो डाइलेक्ट्रिक का लेंथ है उसको एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे? R0 इज इक्वल टू RM√k देखे थे, आया था ना। तो यहाँ RM के जगह पर क्या लिया गया है? थिकनेस T लिया गया है, तो यहाँ लेंगे T√k, ये R इफेक्टिव है। तो अब यहाँ से जब फोर्स निकालेंगे तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लो Q1 आपका 2 माइक्रो कूलम, Q2 आपका 4 माइक्रो कूलम और D आपका 6 मीटर है और T जो थिकनेस है वो 2 मीटर है, तो अब फोर्स कितना निकलेगा? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो F कितना होगा? तो F हो जाएगा, या पहले तो F से पहले आप R इफेक्टिव निकालिए। तो R इफेक्टिव कितना होगा? D 6 मीटर, T आपका 2 मीटर प्लस 2 मीटर √k यानी 9, 6 मीटर माइनस 2 मीटर 4 मीटर और 2 मीटर इंटू √9 का 3 होगा, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 मीटर। ये R इफेक्टिव आ गया। अब R इफेक्टिव जब आप कैलकुलेट कर लिए तो आप फोर्स भी निकाल लीजिएगा। फोर्स कितना होना चाहिए? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9। चार्जेस दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम और दिया है 4 माइक्रो कूलम, और क्या करेंगे हम 10⁻⁻12 ले लेंगे दोनों का मिला करके, और इसके बाद R इफेक्टिव का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72 और 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर -2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर दो मीडियम प्रेजेंट हो जाए। अगर मान लो कि 2 के जगह पर अगर और भी बहुत सारे मीडियम हों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है, मान लो कि एक ये है, एक दूसरा ये है ना, एक तीसरा मीडियम ये है, ठीक है, एक चौथा मीडियम ये है। सबका थिकनेस मान लो T ही है, अलग अलग लेंगे तो झंझट होगा, या मान लो T1 है, T2 है, T3 है और ये क्या होगा? T4 है।
ठीक है। अब इसमें चार्ज को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। 4 माइक्रो सॉरी यहाँ पर कैपिटल Q ले लिए, यहाँ पर स्मॉल q ले लिए, दोनों चार्ज हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो कुछ नहीं करना है, ये K1, K2, K3, K4 और बाकी ये सब स्पेस क्या है, एयर है। तो जब आपको तो फॉर्मूला यूज करना होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव का होल स्क्वायर, यही यूज करना होगा। तो पहले तो हमको R इफेक्टिव निकालना होगा। तो R इफेक्टिव कितना आएगा? R इफेक्टिव के लिए पहला काम क्या करेंगे, D माइनस कितने इसमें डाइलेक्ट्रिक्स हैं, 4 हैं, चारों का सम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, फिर प्लस क्या करेंगे, T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 प्लस T3 रूट K3 प्लस T4 रूट K4। ये अब ये R इफेक्टिव निकलेगा और जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, चार्जेस का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कूलॉम्स लॉ के प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले से बनेंगे। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि 2 स्फीयर है, दोनों स्फीयर को कुछ डिस्टेंस पर, हम एक छोटा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। इस डिस्टेंस पर हम रख दिए r डिस्टेंस पर। इसको भी चार्ज दिया गया है प्लस Q1, इस पर भी प्लस Q2 चार्ज है। भले ही ये स्फीयर्स हैं, पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन अगर इनको लार्ज डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो ये कूलॉम्स लॉ को फॉलो करेंगे और यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। यानी ये कूलॉम्स लॉ को फॉलो करते हैं। कूलॉम्स लॉ इज ओबेड या इज फॉलोड बाई या इसको लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ इज वैलिड इन दिस केस, ठीक है ना। तो इस पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्फीयर्स साइज में बड़े हैं और दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब रखा गया है, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, मान लो दोनों कंडक्टिंग हैं, इस पर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। मान लो इस पर चार्ज है 4Q, इस पर भी चार्ज है लेकिन कम है, इस पर चार्ज हमने मान लिया Q। क्या यहां पर कूलॉम्स लॉ वैलिड होगा? सवाल यह है, इज कूलॉम्स लॉ इज वैलिड इन दिस केस? इस केस में
इस केस में क्या हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वैलिड मानेंगे? यहाँ तो स्फीयर के बीच में हमने मान लिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो स्फीयर्स को, इस तरह के चार्ज स्फीयर्स को बगल में जब ला दीजिएगा तो बगल में लाने पर इस पर चार्ज ज़्यादा है, इस पर भी है, दोनों पर हैं, लेकिन पोलराइजिंग इफेक्ट होने लगता है। यहाँ पर चार्जेस का पोलराइजेशन होने लगता है ना। तो चार्ज का पोलराइजेशन कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा, यह भी जनरेट करेगा, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ऐसे सिचुएशन में ये एक, देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पर है, इसका मतलब कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तभी पॉजिटिव चार्ज आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे के सारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हट गए हैं। इसके अंदर में पॉजिटिव निगेटिव हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कि इसके अंदर जो निगेटिव चार्जेस हैं उनको पोलराइज करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस आना शुरू करेंगे और प्लस को रिपेल करेगा ये, तो प्लस इधर भागेगा। हालांकि ये काम इस पर भी, ये भी इस पर करेगा, लेकिन इसका इफेक्ट इस पर कम होगा और इसका इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा। रिजल्ट, चार्ज का डेंसिटी बदल जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में कूलम्ब्स लॉ को यहाँ अप्लाई करना बेवकूफ़ी होगा। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में नो। तो आपका जवाब होगा ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे कि व्हेन टू लार्ज स्फीयर्स आर ब्राउट वेरी क्लोज टू ईच अदर, then due to polarizing effect, है ना, polarizing effect, charge on spheres, density of charge on the spheres does not remain uniform everywhere। और पोलराइजिंग इफेक्ट के चलते निगेटिव चार्ज भी कुछ यहाँ डेवलप हो जाएगा, है ना। इस प्रॉब्लम के चलते, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके चलते हम कहेंगे कि यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। डिस्टेंस होते हुए भी दोनों के बीच का इस फॉर्मूला का यूज हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर एक स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर जिस पर कि +4Q का चार्ज है, फिक्स्ड है, इसको हम +Q ले लेते हैं। एक स्फीयर यहाँ है जिस पर +q का चार्ज है, ठीक है ना। इस स्फीयर को A मान लेते हैं, इस स्फीयर को हम B मान लेते हैं। ये सरफेस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है। μs जहाँ म्यू लगा रहेगा समझ लीजिएगा कि वो फ्रिक्शन लेस नहीं बल्कि फ्रिक्शन वाला है। ये जो स्फीयर है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, बात समझ गए। दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ μs सिस्टम ऑफ A एंड B रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, अब यहां फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया। तो जब फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा तो आप जानते ही हैं कि कोई भी फ्रिक्शन जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो, कहाँ से कहाँ, स्टैटिक में मैक्सिमम यानी लिमिटिंग तक, तो मोशन नहीं होता, ये तो पता है। तो यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई करेगा,
इसके द्वारा फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बी के द्वारा। किस पर? ए पर। कौन लगाएगा? बी लगाएगा। इसको रिपेल करेगा, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, और जब रिपेल करेगा तो ए इधर जाना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोज करेगा। और ये फ्रिक्शन कैसा होगा? ठीक है, लिमिटिंग भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। तो पहली बात कि सिस्टम आपका किस में है? रेस्ट में है कि नहीं? सिस्टम रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FAB के इक्वल है। अच्छा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N है, और यहां W इज इक्वल टू वेट कितना है? mg है। ठीक है। अब फ्रिक्शन जो आपका है वो स्मॉलर हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के, यानी F मैक्स के। ठीक है। F स्मॉलर इक्वल टू F मैक्स कितना होता है? म्यू एस एन होता है। F स्मॉलर इक्वल टू N कितना दिया हुआ है? यहाँ mg दिया हुआ है। ठीक है। और F का वैल्यू FAB के इक्वल है, और FAB कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई DA²। डिस्टेंस आपका D है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई DA² स्मॉलर इक्वल टू म्यू एस mg। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देयरफॉर म्यू एस ग्रेटर और इक्वल टू mg को नीचे ला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका QQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू DA²। म्यू एस ग्रेटर और इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू DA²। तो मिनिमम कितना हुआ? मिनिमम कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल टू, या तो म्यू एस इससे ग्रेटर होगा और नहीं तो इक्वल होगा। तो सबसे कम इक्वल होना हुआ, तो कम से कम आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू DA² के इक्वल होगा। दिस इज, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, म्यू एस का वैल्यू है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं बता रहा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझते चलिए। इसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है ना। इसको लिख देते हैं हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये सेंटर है इसका। इस सेंटर पर कोई प्लस Q चार्ज है। इस सेंटर पर कोई प्लस Q चार्ज है। तो कहीं से भी अगर फोर्स, मान लीजिए कि इस पर इतने सारे चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मान लो कि इधर से कोई फोर्स लगा तो इधर से भी फोर्स लगेगा उसके अपोजिट। डिस्टेंस बराबर है ना। छोटा सा पार्ट यहाँ ले लिए, छोटा सा पार्ट यहाँ ले लिए, यानी हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं यहाँ पर प्लस Q पर। चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे।
तो ऐसे सिचुएशन में प्लस क्यू पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एफ नेट एक्टिंग ऑन प्लस क्यू ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। इधर मत आना, वीडियो में आ जाओगे। ठीक, ठीक है। अब हम लोग अब देखते हैं कि मान लीजिए कि इसी फिगर में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। यहाँ थोड़ा सा पार्ट हम काट करके रिंग का अलग कर देते हैं। कितना, dm मास और dq चार्ज का पार्ट इसको रिमूव कर दिए। ठीक है ना, इसको हम रिमूव कर दिए, यहाँ से हटा दिए। तो जब इतना हटा देंगे तो अब फोर्स जो 0 हो रहा था सेंटर पर, अब फोर्स क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि 0 क्यों हो रहा था। तो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स थे जिस पर कि चार्जेस है, मान लो dq मास dm, सबका एक अपोजिट चार्ज था और वो इधर फोर्स लगाता था, ये इधर लगाता था, एक दूसरे को सब के सब क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। यहां भी सब कैंसिल करेंगे, लेकिन ठीक इसके अपोजिट वाला जो हिस्सा होगा, है ना, अपोजिट वाला हिस्सा जिसका कि चार्ज dq होगा और मास उतना ही होगा dm, ये अपोजिट वाला हिस्सा जो है ये इस पर फोर्स लगाएगा, बट इसको कैंसिल करने वाला इधर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस फोर्स को हम मान लेंगे df। तो जब नहीं लगेगा तो अब यहाँ पर सेंटर पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज सेंटर पर q है और dq ये एलिमेंटल चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स आया। ठीक है। तो अब तक हम जो सिंपल लॉ है कूलम्ब्स का, उस पर हम फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, उस पर हम क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आप लोग ले लीजिए। जैसे मान लो जो टोटल चार्ज Q है, इस चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, Q और Q माइनस Q में। टोटल चार्ज Q है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, Q एंड Q माइनस Q में। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q फोर्स between Q and capital Q minus Q is minimum, sorry maximum। Q and Q minus Q के बीच फोर्स मैक्सिमम लगे, इसके लिए स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो ये 120 माइक्रो कूलम है, तो इसको सॉरी मान लीजिए कि 10 माइक्रो कूलम है, तो 10 माइक्रो कूलम को हम लोग 6/4 भी लिख सकते हैं, 6 माइक्रो कूलम 4 माइक्रो कूलम डिवाइड कर सकते हैं, 2/8 भी ले सकते हैं, 1/9 भी ले सकते हैं और 5/5 भी ले सकते हैं। तो कहता है कि स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम फोर्स लगे। तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज स्मॉल q, दूसरा कैपिटल माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाई, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, r कुछ भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करेगा, हमको q कैलकुलेट करना है। अब आपका F जो है मैक्सिमम फोर्स यहाँ लग रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो वेरिएबल है, तो 2 चार्ज में
कैपिटल क्यू में और स्मॉल क्यू में वेरिएबल स्मॉल क्यू है। कैपिटल क्यू तो फिक्स है, उसी को डिवाइड किया गया है, लेकिन स्मॉल क्यू कितना है ये हमको पता नहीं है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी क्यू एफ इसके इक्वल है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 0। इन सबों को बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर को इसको सबको उधर कर दो 0, तो आपको मिल जाएगा डी बाई डी क्यू और अंदर में क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। और इसको जब करेंगे आप क्यू डी क्यू बाई डी क्यू 1 क्यू स्क्वायर का 2q 0, तो आपको आपका आंसर क्या आ गया, स्मॉल क्यू जो होगा वो कैपिटल क्यू का आधा होगा। यानी मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस दोनों तभी करेंगे जब इस क्यू का वैल्यू अपने जो लार्ज चार्ज है कैपिटल क्यू उसका हाफ हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब इस पर क्वेश्चंस आप लोग जो सिंपल मेथड है उस पर आप लोग बना सकते हैं। और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड अब हम लोगों को इसके बाद और भी पढ़ना है, जैसे कि वेक्टर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आता है इसी में, इक्विलिब्रियम भी आता है इसी में। ठीक है, रिंग के चलते कैसे अप्लाई करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उसको भी देखना है। या कोई लॉन्ग रॉड है जिस पर कि चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी देखना है हमें। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, ये जी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का, 14 या 15 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक चार्ज का सिस्टम दे करके पूछ दिया कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब है जो इसके बाद टॉपिक होगा वो होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।